आज सातवें और आखिरी चरण का मतदान जारी है और अब तक जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो गया कि जिस तरीके से 6 चरण में हमें मत प्रतिशत घटते हुए देखने को मिला, वही ट्रेंड आज के आखिरी चरण में भी जारी है। मैं आज आपको आज के चरण के लगभग क्या समीकरण होने वाले हैं वो तो बताऊंगा ही, राज्यवार सीटों की आंकड़े बताऊंगा ही, इसके अलावा 7 चरणों का समअप भी करने जा रहा हूं, वो भी तथ्यों के साथ। और इतिहास में इसी तरह की परिस्थितियों में इसी तरह के घटनाक्रम हुए तो किसकी सरकार गिरी और किसकी सरकार बनी, उससे आज आपको तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाएगी कि 4 जून को नतीजे क्या आने वाले हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आज 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। इन 57 में से 2019 के नतीजे हम देखना शुरू करें तो बीजेपी 25 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 8, टीएमसी को 9, बीजेडी नवीन बाबू वाली 4 सीटें वो जीती थी, नीतीश कुमार 3 जीते थे, अपना दल 2, बीएसपी 2, शिरोमणि अकाली दल 2, आम आदमी पार्टी 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीटें जीती थी। ये टोटल आंकड़ा है, राज्यवार लेकर चलता हूँ फटाक से, क्योंकि आपको पूरे देश का आंकड़ा भी बाद में समीकरण भी बताने हैं। सबसे पहले आज ये पंजाब 13 की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर आज मतदान हो रहे हैं। पंजाब का 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो कितनी सीटें जीती थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें, बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी और शिरोमणि अकाली दल ने भी 2 सीटें जीती थी और 1 सीट जीती थी आम आदमी पार्टी ने भी। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन 2.0 हुआ और दूसरा जो किसान आंदोलन हुआ इसमें तो क्रूरता की हद कर दी, गोली मार दी, शुभकर्ण सिंह को शहीद कर दिया। वादा खिलाफी तो थी ही। उधर विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को भुनाया, अपनी मैनिफेस्टो में लिख कर दे दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो C2 + 50% वाली एमएसपी देंगे, किसान आयोग बनाकर कर्जा माफ़ी देंगे। वहीं मोदी सत्ता ने किसानों के मुद्दे को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की, आंदोलन बार बार किसान करते रहे, शहीद होते रहे। पंजाब का वोटर्स मतलब किसान, किसान मतलब पंजाब का वोटर्स। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे विधानसभा के आते हैं, सुपड़ा साफ हो जाता है भाजपाइयों का भी और कांग्रेस का भी। पार्टी सरकार आम आदमी वाली बना देती है, कुर्सी के ऊपर भगवंत मान साहब बैठते हैं और इस आदमी ने कड़ी मेहनत करके पंजाब के लोगों की कई सालों से पेंडिंग मांगों को पूरा करने की कोशिश की है और बेसिक एमिनिटीज सुविधाएं जो दिल्ली में दे रखी हैं उसी के तर्ज पर पंजाब में भी जनता की सेवा करना चाहा है। विपक्ष वाले जैसे जब गठबंधन नहीं था, कांग्रेस पार्टी लगा लीजिए या सत्ताधारी बीजेपी वाले लगा लीजिए, भगवंत मान को बेइज्जत करने की उन्होंने बखूबी कोशिश की कि देखिए राघव चड्ढा सरकार चलाता है, ये तो दारू पीकर पड़ा रहता है। लेकिन पंजाब की जनता के दिल में भगवंत मान जगह बना चुके हैं। इसके बाद फिर से किसान आंदोलन होता है, क्रूरता की हद पार कर दी जाती है। इससे ज़्यादा कर क्या सकते थे? किसने किया? हरियाणा की बीजेपी सरकार के आदेश पर वहाँ की पुलिस ने, हरियाणा के उस समय के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, तो तस्वीरें साफ हो गई। पुलिस वाले बोरी में भरकर किसानों को ले गए, लठों से कूटा, जबड़ा तोड़ दिया, हड्डी पसली तोड़ दी। भाई साहब, पंजाब की जनता बदला लेने जा रही है और 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी के झोली में डाल दे तो कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर डेफिनेटली कांग्रेस को नुकसान होगा। बीजेपी की 2 सीटें पिछली बार जो आई थी, दोनों के ऊपर संकट लग रहा है। ये सोच रहे हैं कि जातीय समीकरण के हिसाब से 1 सीट हमारे पाले में आ जाएगी, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति किसान है, चाहे वो बेशक से हिंदू हो या फिर बेशक से सिख हो। भाजपा का सुपड़ा साफ एक तरीके से जानकार बता रहे, पंजाब से 13 की 13 सीटें भगवंत मान साहब उड़ा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने जेब में डालकर जेल में जाते वक्त ले जाएंगे और आराम से टेलीविज़न स्क्रीन पर 4 जून को नतीजे देखेंगे। अब आज ये बिहार ऐसे पंजाब से सीधे उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। 2019 का जिक्र करूं तो उत्तर प्रदेश की 13 में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, 9 सीटें। भारतीय इसने बीएसपी ने 2 सीटें और अपना दल ने, जो भाजपा की सहयोगी है अनुप्रिया पटेल वाली, उन्होंने भी 2 सीटें जीती थी। अब की बार जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय पत्रकारों से हमने जानने की कोशिश की है, उन आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो 9 सीटें जीती थी, ये घटकर
कितनी होने वाली है? 4 होने वाली है। एनडीए के पक्ष में, टोटल एनडीए के पक्ष में बता रहा हूँ, बीजेपी के पक्ष में नहीं, एनडीए के पक्ष में। यानी कि एनडीए ने पिछली बार कितनी जीती थी? 9 और 2 11। ये 11 में से घटकर 4 होने जा रही हैं अब की बार। और ये 4 कौन सी हो सकती हैं? वाराणसी मोदी जी वाली, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर, ये सीटें एनडीए के पाले में बताई जा रही हैं। और घोसी, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, रबोट्सगंज, बांसगांव और देवरिया किसकी तरफ जा रहे हैं? गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर इनकी सहयोगी हो। बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय समीकरण को भुनाते हुए टिकट आवंटन किया है और महंगाई और रोजगार का मुद्दा जनता के बीच में पहुंचा दिया है। घोसी में, देवरिया में भारी भीड़ समाजवादी पार्टी की रैली में देखी जा सकती है। सिर चढ़कर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन का जलवा युवाओं में बोल रहा है बदलाव की लहर के लिए। और समीकरण जो दर दर घूम रहे हैं, गांव-गांव में घूमे हैं, उन पत्रकारों ने यह समीकरण बताया है कि एनडीए उत्तर प्रदेश में 11 से 4 के ऊपर आ सकता है। उसके बाद आ जाइए बिहार में। बिहार में कितनी लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है? अब की बार 8 के ऊपर। पिछले चुनाव का जिक्र को 8 में से इंडिया गठबंधन को 1 भी नहीं मिली थी। 3 तो नीतीश बाबू ले गए और बीजेपी वाले 5 सीटें ले गए। और अब की बार स्थिति क्या है? जितना हमारी जानकारी में आया है, 5 सीटों के ऊपर सीधी टक्कर है बीजेपी और इंडिया गठबंधन की, जिनमें से नालंदा है, पटना साहिब है, पाटलिपुत्र है, आरा है और सासाराम है। टक्कर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बीजेपी सारी हार जाएगी और इंडिया गठबंधन सारा जीत जाएगा। इसका ये मतलब भी नहीं कि इंडिया गठबंधन सारा ही जीत जाएगा या सारा ही हार जाएगा। हो सकता है 50-50 हो जाए या 40-60 हो जाए या 60-40 हो जाए। इसके समीकरण ये हैं 5 सीटों के ऊपर टक्कर बताने का। त्रिकोणीय मुकाबला है काराकाट और जहानाबाद में, 2 सीटों के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ भी हो सकता है। बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार उतरते ही, बीजेपी के प्रत्याशी उतरते ही समीकरण इस तरह के हो गए हैं कि हो सकता है ये सीट ना तो इंडिया गठबंधन के हाथ लगे, ना भाजपाइयों के हाथ लगे, कोई निर्दलीय ही निकाल के ले जाए या फिर क्लोज मार्जिन से किसी की भी जीत हो सकती है। यानी कि जो सारा का सारा इन 9 सीटों में 100% स्कोर एनडीए गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव में किया था, वो तो इनके हाथ आने ही वाला नहीं। और क्षेत्रीय पार्टी लगा लीजिए या निर्दलीय प्रत्याशी जितने भी जीत कर आएंगे, ये भाजपा के साथ तो जाएंगे ही नहीं। अगर जाएंगे तो पता है इनको ख़त्म हो जाओगे। बिहार के बाद आ जाइए भाई साहब चंडीगढ़ में 1 सीट है, किरण खेर जी हैं और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सामने है। किरण खेर जी जनता से मुखालफत हुई ही नहीं। आज भी खबरें आ रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगाई जा रही हैं। लोग चाहते हैं बदलाव के लिए, उन व्यक्ति को चुनना चाहते हैं पहली बार जो उनके सरोकार से जुड़ा रहे। उनको दुख हो, संकट उनके ऊपर आए तो उनके बीच में आकर उनको सुन सके, आगे पहुंचा सके, उनका निवारण कर सके। ये बातें किरण खेर में नहीं थी। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से हावी नज़र आता है, लेकिन शहरी इलाका है। शहरी इलाका में भारतीय जनता पार्टी का लास्ट में जब वोटिंग का समय आता है तो अपने पक्ष में पाला ले लेते हैं। देखना होगा क्या होगा। 303 सांसद बीजेपी ने पिछली बार जीते थे। मुश्किल से 30 सांसद भी ऐसे नहीं हैं जो जनता के बीच में जिनकी प्रेजेंस रही हो, उनके सुख दुख से उनका नाता रहा हो। इसलिए अब की बार इतनी बड़ी स्पीड से मोदी जी का ग्राफ गिरा। पहले और 7वें चरण तक आते आते इनका जो नैरेटिव था, जो विचारधारा थी, वो ही धराशायी होगी और धरातल के मुद्दे महंगाई और रोजगार ने जोर पकड़ लिया। जनता उनके पीछे लामबंद होगी। विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन को देखा जाने लगा। चंडीगढ़ के बाद आज ये हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी ने 3 जीती थी, 1 कांग्रेस ने जीती थी। हो सकता है बीजेपी का ये 3 वाली टैली है, ये घटकर 2 के ऊपर आ जाए या यही समीकरण रिपीट हो जाए, क्योंकि बॉम्बे वाले तो बॉम्बे ही जाएंगे ही। उनको जनता रैली में वोट देने के लिए नहीं, देखने के लिए आती थी कि यहीं झांसी वाली रानी है क्या, जो घोड़े, लकड़ी के घोड़े पर चलकर अपनी बहादुरी की परिचायिकता देती है, अलग अलग लफ्ज़बान बोलती है, मोदी जी को देवी स्वरूप के रूप में, दिव्य स्वरूप के रूप में दिखाने की कोशिश करती है। खुद कुछ है नहीं, अंधभक्ति की पट्टी औरों के ऊपर भी बांधती है और खुद के ऊपर भी बंधी हुई है। मेंटलिटी कैसी है
विचार कैसे निकलते हैं, ये महादेवी है कौन, ये देखने के लिए जनता आती थी, लेकिन वो वोट देने वाले नहीं है। लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं मंडी से कांग्रेस पार्टी का पाला भारी नज़र आ रहा है। तो मार्जिन जो 3 का था, हिमाचल में 4 में से 3 सीटें जीती थी बीजेपी, शायद वहीं रिपीट करे या उसमें 1 सीट का नुकसान भी हो सकता है। साइड वाली सीट में कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा उतारा जा रहा है। झारखंड में 3 सीटें आज चुनाव मैदान में हैं। 2 बीजेपी ने जीती थी, 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी जब से जेल में गए हैं, कल्पना सोरेन ने चुनावी मंच संभाला है। सद्भावना है, सहानुभूति है। स्कोर तो डेफिनेटली जेएमएम का 1 तो रहना ही रहना है। जो गोंडा सिख के अलावा दूसरी दरमुख जो सीट है वो अगर बच जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में तो कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं होगी। ये झारखंड की 3 सीटों का आज जो मतदान के लिए जा रहे हैं उनका एक तरीके से समीकरण लोग बता रहे हैं। उड़ीसा की 6 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार 4 जीती थी, 2 बीजेडी ने 4 जीती थी, पटनायक जी वाली ने, और बीजेपी ने 2 जीती थी। बीजेपी यहाँ 2 से 3 कर सकती है, बढ़ सकती है, और बीजेडी की कम हो सकती हैं। ये समीकरण इन दोनों के बीच में ही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। नवीन बाबू बाद में इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं तो हो सकता है सरकार में इनका भी हिस्सा हो, अच्छा सा पद इनको भी मिल जाए। उड़ीसा का मैंने बता दिया बाजी। वेस्ट बंगाल की 9 सीटें, 9 में से पिछली बार टीएमसी ने 9 की 9 जीती थी, बीजेपी ने कुछ नहीं जीता था। 2014 में भी कड़ी मोदी लहर में भी टीएमसी ने 9 की 9 सीटें जीती थी, बीजेपी को कुछ नहीं मिला था। कारण क्या है? 9 में से 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें 20% से ज़्यादा मुसलमान हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर 50% तक मुसलमान हैं। मुस्लिम को कितना कराहना पड़ा है बीजेपी वालों के राज में, और इनके लबजबान कार्य जो करते हैं, मुसलमानों को लेकर अत्याचार करते हैं, वो तो पता ही है। जुबान से जो घाव करते हैं वो मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए 9 की 9 सीटें फिर से टीएमसी के पाले में दिख रही हैं। तो अंदाज़ा यहीं लगाया जा रहा है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको घुमा लाया। बीजेपी का जो पिछला टैली था कि 25 सीटें इन्होंने जीती थी, वो घटने वाला है, डेफिनेटली घटने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 7वें चरण में भी डेफिनेटली भाजपा को कड़ी टक्कर देने जा रहा है इंडिया गठबंधन। समाजवादी पार्टी देगा और तेजस्वी यादव बिहार से देने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब से देने जा रही है, हिमाचल से भी बम्बई वाले बम्बई भागने वाले हैं। तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं। अब आ जाइए मुख्य मुद्दे के ऊपर। ये 7वां चरण तो कंप्लीट हो गया। 7वां चरण का पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न जो 6 के 6 चरण पीछे चले गए उनका जो कहता था, अब की बार भी 7वां चरण भी वहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मत प्रतिशत घटा है। इसलिए मत प्रतिशत घटा है तो आंकड़े देख लीजिए कहाँ कितना घटा है, स्टेट वाइज देख लीजिए। और अतीत में इसी तरह का घटनाक्रम हुआ तो उस समय पर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको क्या जनादेश मिला, क्या निर्णय गिनती वाले दिन आए, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 6 चरण के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। 7वां चरण आज हो रहा है, इसके आंकड़े, फाइनल आंकड़े जो होते हैं वो कल या परसों तक आ पाएंगे, ये आप सबको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच गई थी, उसके बाद भी निवारण नहीं मिला। आप सबको पता है कि 19 अप्रैल 26 अप्रैल को आंकड़े जारी किए गए, उनमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। 1,07,00,000 वोटर बढ़ गए। तो सारी चीज़ों को हमने समअप किया है और जो 6 चरण में 485 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान हो गए, उनके फाइनल आंकड़े सामने आ गए कि इतना मत प्रतिशत इन्हें पर हुआ है। तो 485 में से 274 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2019 के मुकाबले 1% से ज़्यादा मतदान गिरा है। 274 का आंकड़ा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस 2024 के चुनावी रण में हर सीटों के ऊपर मतदान कम हुआ है ऑन एवरेज। 274 का आंकड़ा और 274 पर 1% से ज़्यादा मत प्रतिशत कम होना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कहीं ऐसा होता है ना कि मणिपुर जैसे इलाके में हिंसा से प्रभावित होकर एकदम से भारी मत प्रतिशत गिर जाता है और ऑन एवरेज निकालते हैं तो मत प्रतिशत कम आता है। वैसी बात नहीं है। मणिपुर के अलावा भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर मत प्रतिशत कम हुआ है। ये मैं आपका कंसेप्ट शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि 274 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मत प्रतिशत 2019 के मुकाबले में कम हुआ है।
कि कम होने के भी आंकड़े हैं, 1%, 5%, 10%, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 5% से अधिक मत प्रतिशत घटा वो लोकसभा सीटें कितनी है? 85 सीटें हैं, 85 मायने रखती हैं। 85 लोकसभा सीटों के ऊपर 5% से ज़्यादा मत प्रतिशत घट गया। अब 5% ऐसी सीट भी होंगी जहां पर मत प्रतिशत बढ़ा है, 5% से ज़्यादा बढ़ा वे सिर्फ 10 लोकसभा सीटें हैं। बढ़ा जहां 5% से ज़्यादा वो तो 10 हैं, 5% से ज़्यादा घटा वो 85 है। मतलब रुझान क्या है? रुझान ये है कि देश की जनता की तरफ से जो समीकरण आ रहे हैं मत प्रतिशत घटने के पक्ष में जा रहे हैं। 1 से 5% के बीच घटा आबादी है। 1 से 5% के बीच कितनी लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान प्रतिशत घटा है? वो है 189। 1% से 5% के बीच में 189 लोकसभा सीटों के ऊपर मत प्रतिशत घट गया। और 1 से 5% के बीच बढ़ा, कहीं बढ़ा भी होगा ना, वो सीटें कितनी हैं? मात्र 95। बढ़ने वाला 95 और घटने वाली सीटें 189। मतलब देश की जनता का रुझान मत प्रतिशत घटना हुआ। अब आज ये लगभग बराबर रहा, वो 106 सीटों के ऊपर है। निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है देश की जनता की तरफ से रुझान इस मतदान में कम था, वो वोट डालने ही नहीं गई। अब राज्यवार आंकड़े आपको बता देता हूँ। ऐसे राज्यों में लेकर चलता हूँ जहाँ पर मत सभी सीटों के ऊपर पूरे हो चुके हैं और भाजपा का स्ट्राइक रेट 100% था या ज़्यादातर बीजेपी के ही पक्ष में था। सबसे पहले हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में पिछली बार 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीती थी। अब की बार मत प्रतिशत लगभग 6% कम हो गया। पिछली बार 70% था, अब की बार 64% पर आकर टिक गया है। 6% मतदान कम हुआ है हरियाणा में, जहां भारतीय जनता पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट था पिछली बार भी। याद रखना इसको, इसका निचोड़ बाद में बताऊंगा। अब आज ये राजस्थान में 25 में से 24 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, एक क्षेत्रीय पार्टी ने जीती थी। तो पिछली बार 66% का मत प्रतिशत था, अब की बार 61, 5% घट गया राजस्थान में। भाजपा का एनडीए का जहां स्ट्राइक रेट 100% था, राजस्थान में वहां भी 5% मतदान घट गया है। उत्तराखंड में 100% स्ट्राइक रेट था, 61% मतदान हुआ था, अब की बार हुआ है 57%। पिछली बार 61, अब की बार 57, 4% उत्तराखंड में भी घट गया। तो सीटों में फर्क आएगा ना, मत प्रतिशत घट रहा। तो गुजरात 26 में से 26 सीटें पिछली बार बीजेपी ने ली थी, 82% मतदान पिछले चुनाव में था, अब की बार 78%, 4% घट गया। मध्य प्रदेश 28 सीटें आई थी 29 में से, पिछली बार मत प्रतिशत 71% और अब की बार 66%, 5% का डाउनग्रेड। दिल्ली 7/7 था ना, अब की बार 60% मतदान, पिछली बार 58%, 2% यहाँ पर भी घटा है। ये तो वो राज्य थे जहाँ 100% मतदान हो चुका है और पिछली बार भाजपा का स्ट्राइक रेट 100% के नज़दीक था। अब उन राज्यों में आ जाइए जो 2019 से 2024 तक आते आते बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से गुजरे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी की आ गई, बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस की आ गई। सबसे पहले आ जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में पिछली बार 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सबसे भारी चोट बीजेपी को कर्नाटक ही अब की बार लगाने जा रहा है। मत प्रतिशत पिछली बार 68% हुआ था, अब की बार कितना है? 70%। मत प्रतिशत बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में हमने क्या देखा? बीजेपी को लात मार दी और कांग्रेस को कुर्सी पर बैठा दिया। और मत प्रतिशत बढ़ने का मतलब पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में यहाँ से विजयी था, 25 सीटें जिसने जीती थी, उसको भी सपाचट करने जा रहा है। मत प्रतिशत जो बढ़ता है तो सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकने का नतीजा एक तरीके से राज्यवार तरीके में ये परिस्थिति में होता है, उसमें स्पष्ट तौर पर अतीत में भी देखा गया है। अब महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में तो जनता बड़ी दुखी है भाजपाइयों से। 48 लोकसभा सीटें थी, इनमें से बीजेपी ने पिछली बार 23 जीती थी और शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4, कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी, अन्य ने 2 सीटें जीती थी। अब की बार मत प्रतिशत थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है, 0.01% बढ़ा है। लोगों के अंदर गुस्सा था भाजपाइयों को, जो पिछली बार 23 सीटें महाराष्ट्र ने दी थी, ये ज़्यादातर छिनने जा रही है। शिवसेना को 18 दी थी, ये बेशक से अब शिवसेना के मालिक एकनाथ शिंदे बने बैठे हों, लेकिन ये ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो जाएंगी किनके पास? उद्धव गुट के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी। नई एनसीपी
जो टूटकर भाजपा के पाले में गई है, और नई शिवसेना जो भाजपाइयों के साथ हैं, ये कोई भी फ़ायदा महाराष्ट्र में बीजेपी को देने नहीं जा रहे हैं, और बीजेपी अपने बलबूते भी वहाँ पर ज़मीन में धंसने वाली है। ये महाराष्ट्र की सच्चाई है। वहाँ की क्षेत्रीय राजनीति में उठापटक के चलते मतदान प्रतिशत पहले के कंपेरिजन में यहाँ बढ़ा है, और ये नतीजा वहाँ शिकस्त देने वाला है भाजपाइयों को, मत प्रतिशत का बढ़ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाइए। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 71% हुआ था, अब की बार लगभग 73%, 2% मतदान बढ़ गया। पिछली बार 9 सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीती थी, अब की बार भाजपा छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है, 9 से 10 हो सकती है या 9 से 11 भी हो सकती हैं। यहाँ मत प्रतिशत बढ़ना डेफिनेटली इनके पाले में है, क्योंकि कांग्रेस से सरकार किसकी आ गई, बीजेपी आ गई, तो वाइस वर्सा होता ही है। जैसा कर्नाटक में शिकस्त देखने को मिलेगी, तो यहाँ बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, टीआरएस ने 9, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। मत प्रतिशत 62 से बढ़कर 65% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बीजेपी हुर हो रही है। क्यों हुर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, बोलबाला हो गया है। कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों से डबल डिजिट में डेफिनेटली जाने वाली है। तो इनके सहयोगी एक तरीके से बताए जाते हैं भाजपा के, बीआरएस, टीआरएस लगा लीजिए, उनको शिकस्त मिलने जा रही है। तो ये तो था राज्यवार आंकड़ा। थोड़ी थोड़ी तस्वीर जो धुंधली थी आपको क्लियर हो गई होगी, और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ और स्पष्ट कर देता हूँ बिल्कुल। अतीत के पन्नों को उठाकर देखते हैं तो उन लोकसभा चुनाव को चुनिए, उन लोकसभा चुनाव को उठाइए जहां आज 2024 में जो परिस्थितियां हैं मत प्रतिशत घटने वाली, वैसी की वैसी बनी हो। और हाँ, बनी हैं, 6 बार बनी है, लेकिन मैं पिछले 5 कंजिक्यूटिव मत प्रतिशत घटने वाले लोकसभा चुनाव को उठा रहा हूँ, 1980 से लेकर 2004 तक। इन 5 में से 4 बार सत्ता परिवर्तन हो गया, 1 बार नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आंकड़े जानने के बाद आपको तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि मत प्रतिशत घटने का मतलब सत्ता परिवर्तन होता है। जो कुर्सी पर बैठा है वो उतर रहा होता है, और जो विपक्ष है वो सरकार बना रहा होता है। 1980 में मैं आपको लेकर चलता हूँ, मत प्रतिशत घट गया वैसा ही जैसा अब की बार घट रहा है। सत्तारूढ़ कौन थी, जनता दल थी। जनता दल की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में थी वो जीत कर उभरी। ये 1980 का आंकड़ा है। 1989 में भी मत प्रतिशत घटा, कौन हार गई, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता दल पावर में आ गई। 1991 में मत प्रतिशत फिर से घटा, सत्तारूढ़ जनता दल हार गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। 1999 एक्सेप्शन हुआ, मत प्रतिशत घटा, लेकिन बीजेपी सत्ता में थी और बीजेपी ही आई। इसके क्या कारण थे, इसका कारण था कारगिल युद्ध। कब से कब तक हुआ भाई साहब, 3 मई से 26 जुलाई तक कारगिल युद्ध हुआ। और लोकसभा चुनाव 99 वाले कब हुए, 5 सितंबर से 3 अक्टूबर। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा और सेम टू सेम कारगिल युद्ध का राष्ट्रवाद बिल्कुल उजागर हो जाता है, लोगों की भावनाएं सामने आ जाती हैं। तो जिसने हमारे दुश्मनों को शिकस्त दी है, सबक सिखाया है, उनके पक्ष में मतदान जाता ही है, जिसके कारण 1999 में मत प्रतिशत घटा लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको अपवाद मानेंगे या फिर इसको एक तरफ ही रख देंगे। 5 में से 4 बार अगर सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो 5वें को आप गिनेंगे या हटा देंगे, उसकी परिस्थितियां ही अलग थी। और जो 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ, उन चारों में जो परिस्थितियां थी पीस वाली, वही 2024 में है। 99 में आ जाइए, बीजेपी 2004 में आ जाइए, 1999 तो बता दिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी थी, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, वो हार जाती है और कांग्रेस पार्टी आ जाती है। 2004 में लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो शाइनिंग इंडिया का नारा था, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन सच्चाई मेरे भाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शहरों में मिडिल क्लास फैमिली में जो असल वोट बैंक था, वो मत प्रतिशत वहाँ पर घट गया। गांव में इन्होंने पकड़ बनाई, नया मैदान तैयार किया, लेकिन जिस पर ऑलरेडी पकड़ थी वो हट गया। यही असल कारण बताया जा रहा। शाइनिंग इंडिया वाला किताबों में लिखा मिल जाएगा, लेकिन असल कारण यही बता रहे हैं जानकार। 2004 में इंडिया शाइनिंग फेल नहीं हुआ था। देखिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मेरा मानना फेल नहीं हुआ था। 50 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी रूरल सीट्स जीती थी। ओके, मेजॉरिटी 2004 में, ठीक है। और समहाउ अर्बन एरियाज में 18% तक टर्नआउट गिर गया। क्यों गिरा, अब उसके 1000 कारण हो सकते हैं।
ठीक है, 18%, छोटा मोटा नहीं होता मेट्रोपॉलिटन में 18% टर्नआउट गिरना। और सारे वो गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले, बीजेपी सारे हार गई। तो नया गढ़ बना लिया, पुराना गढ़ बचा नहीं पाए। तो भाई साहब क्या समझा जाए? समझा यहीं जाए, और समीकरण भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। इतिहास की आंकड़े आपके सामने बता दिए, राज्यवार बता दिए, सीट वाइज बता दिए। ये बात आज स्पष्ट होती है कि मत प्रतिशत जब घटता है तो सत्तारूढ़ पार्टी को हटना होता है और विपक्ष को कुर्सी के ऊपर काबिज होना होता है। ये मेरा कहना है। अब एग्जिट पोल कैसे ही आ जाएं, एग्जैक्ट पोल जो 4 जून को आते हैं वो कैसे ही आ जाएं, मतों में गड़बड़ियां हों, चुनाव आयोग कोई खेल कर दिया जाए, उन सब का घालमेल करके आपके सामने चीज़ क्या प्रस्तुत की जाती है वो मेरे हाथ में नहीं होगा, लेकिन समीकरण मैंने आपको बता दिया। और आज 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी की वाराणसी सीट पर मत पड़ रहे हैं ना। 13 सीटों के ऊपर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। आज 13 में से सबसे कम मत प्रतिशत मोदी जी की वाराणसी सीट के ऊपर है। क्या दिखाता है? प्रधानमंत्री जी हैं वो तो, पूरा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और सारे मीडिया के सामने उन्हीं का चेहरा रहता है, और उन्हीं की सीट पर सबसे कम मतदान आज वाराणसी में हो रहा है, काशी में हो रहा है। तो मुझे बता दीजिए, देश की जनता बताना क्या चाहती है? बताना चाहती है कि सत्ता वाले हटो और जो विपक्ष ऑप्शन के तौर पर मौजूद है उनको कुर्सी पर बैठाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे सरोकार की बातें की हैं, रोजगार महंगाई के ऊपर त्रस्त जनता को मलहम लगाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या जितने भी छत्रप हों जो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं या ऑलरेडी आ गए हैं, तस्वीर पूरी तरीके से साफ। जनता बदलाव चाहती है। आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।